shows a floating object called buoy. ये बॉय लाइव बॉय, हमारे यहाँ पाकिस्तान में लाइव बॉय साबुन होता है, तो वो वाला बॉय है। ये बॉय लड़के वाला बॉय नहीं है, ये बॉय एक इसको बॉय कहते हैं। लाइफ बॉय लाइफ सेविंग ऑब्जेक्ट होता है ये नेविगेट करता है समंदर में एथलीट्स को, जो कश्ती लेके जाते हैं, यहाँ से घूम के वापस आ जाते हैं। ये मुख्तलिफ जगहों पर ये लगाते हैं। अब इसको लगाने का तरीका ये होता है कि एक तो इसमें एयर मौजूद है, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं नीचे किसी चेन से या रोप से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वो अंदर से कनेक्ट होता है सी बेड से, और ये इस तरह से जो है वो ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहा होता है। क्लियर है? ये सिचुएशन है, इसको बॉय कहते हैं। इसी से वो लाइव बॉय साबुन निकला है। मतलब साबुन नहीं निकला, जाहिर है सोप इससे निकला नहीं है, लेकिन नाम उसका वहीं से आया। A long chain attaches to the buoy to a very large mass at the bottom of the sea so that the buoy remain stationary. उसने कहा कि इसके अंदर एक लॉन्ग चेन को कनेक्ट किया गया, पानी के अंदर कोई बड़ा मास उसके साथ कनेक्ट किया गया ताकि ये हिले भी ना, ठीक है। और ऐसे ही होता है। कह रहा है कि वाटर फ्लोइंग पास द बॉय कॉजेज द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 260 न्यूटन। पानी जो है वो इस तरह से कहीं पे बह रहा है, तो इस तरह से इस पर एक फोर्स लगा रहा है हॉरिजॉन्टल 260 न्यूटन की, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है 260 न्यूटन की। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताना। शो दैट एफ इज अबाउट 500 न्यूटन। कह रहा है कि साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए कि ये फोर्स एफ है, ये 500 न्यूटन है। अच्छा, कैसे पता करेंगे 500 न्यूटन है? हाउ कैन वी नो दैट कि ये 500 न्यूटन है? ठीक है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि 500 न्यूटन कैसे। देखिए देखिए, सबसे पहले तो ये 260 न्यूटन है राइट साइड पे, टुवर्ड्स राइट। अब ये रुका हुआ है, स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में। वी कॉल दिस सिचुएशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। वी कॉल दिस सिचुएशन equilibrium. Now you will ask, sir, what is equilibrium? Equilibrium is a situation in which there are two conditions which have to be fulfilled. Number one, sum of all the forces acting that object, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम होगा दैट मस्ट बी जीरो, और उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने वाले सारे मोमेंट या टॉर्क या मोमेंट जो आपने टर्निंग इफेक्ट पढ़ा है उसका सम जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो सो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोमेंट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फोर्सेस, ठीक है। तो तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। कैसे? राइट फोर्स और लेफ्ट फोर्स, इनका डिफरेंस जीरो होना चाहिए, या ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। सिमिलरली जो टॉप और मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो भी बैलेंस हो, या उनका डिफरेंस जीरो होनी चाहिए। इसी तरह आगे पीछे, फ्रंट और बैक में भी जो फोर्सेस हैं उनका डिफरेंस जीरो हो, या वो दे आर इक्वल या अपोजिट, ये सीन होना चाहिए, ठीक है। सो आपकी कंडीशन पूरी फुलफिल होती है इक्विलिब्रियम की। नाउ हम इस इक्विलिब्रियम की इस कंडीशन को सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो को उठाते हैं, पिक करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। अब आप देखिए कि यहां पर ये 260 न्यूटन फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इसका मतलब अगर मैं चलें थोड़ी देर के लिए आपकी आसानी के लिए मैं एक काम करता हूं, ये ऐसे कनेक्ट कर देता हूं दोनों को, देखिए आपको और आसानी हो जाएगी, अब आपको समझ आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर एक फोर्स मौजूद है राइट साइड पे, तो लेफ्ट पे भी एक फोर्स होगी जो अपोज करेगी 260 न्यूटन को, लेफ्ट डायरेक्शन में अपोज करेगी। यहां पर एक फोर्स होगी जो अपोज करेगी इसको, ठीक है। अब सवाल है 260 न्यूटन को हॉरिजॉन्टली अपोज कौन करेगी? 260 न्यूटन फोर्स को हॉरिजॉन्टली कौन अपोज करेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो भाई 260 न्यूटन को हॉरिजॉन्टली अपोज करेगा इस फोर्स का कंपोनेंट, इस फोर्स का एक, ये 30 डिग्री है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जो है वो अपोज करेगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, वी नो दैट। एक कंपोनेंट इसका ये वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका कोई भी नाम दे दीजिए आप, इसका जो नाम देना चाहे आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका नाम आप दे दीजिए एफ वाई और इस वाले का नाम दे दीजिए एफ एक्स। क्लियर है? आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए यहां से एक तरह का ट्राइंगल बना लें, रेक्टेंगल बल्कि बना लें, और आसानी हो जाएगी।
क्लियर है? जिंदगी आपके लिए और सुकून में चली जाएगी। तो ये एक तरह का रेक्टेंगल हो गया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अगर ये एफ वाई है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, दैट मस्ट बी एफ एक्स। क्लियर है? तो अगर ये एफ एक्स है तो जाहिर सी बात है ऊपर जो मैंने एफ एक्स लिखा है वो भी बिल्कुल ठीक है। सो अब आप देखिए एफ एक्स, अगर मैं इस कंडीशन को अप्लाई करूं, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, सो मेरे हिसाब से एफ एक्स माइनस 260, ठीक है, 260 न्यूटन, ठीक है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूं, इसको नेगेटिव ले लूं, अगर मैं ये सिचुएशन क्रिएट कर दूं, सो 260 जो है वो प्लस 260 और ये माइनस का क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर है? आ रही बात समझ में? समझ आ गई बात? अब आप सोचिए एफ एक्स किसके बराबर है। सो देखिए ये आपका एफ है, ठीक है, अगर मैं ये इसके एंगल के सामने देखूं तो दिस इज अपोजिट, और अगर मैं एंगल के बराबर में एडजेसेंट देखूं तो दिस इज एडजेसेंट। ठीक है, सो ये अपोजिट है और दिस इज हाइपोटेनस। सो अपोजिट एंड हाइपोटेनस का रेशियो बनता है क्या, सो का टो याद कीजिए, तो सो का टो के हिसाब से ये क्या बनेगा, साइन ऑफ थीटा, सो का टो, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो अपोजिट में आपके पास क्या है, एफ एक्स है, हाइपोटेनस में एफ है, यहाँ पे साइन थीटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, और एफ साइन कितना हो जाएगा, 33 डिग्री इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। सो अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 260 माइनस क्या करेंगे भाई, एफ साइन 33 डिग्री इज इक्वल टू 0, उसको वहां ले जाएं इक्वल टू के, तो 260 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ साइन 33 डिग्री, और फिर उसके बाद 260 को डिवाइड कर दीजिए किससे, साइन ऑफ 33 डिग्री से, तो अब आपका आंसर कितना आएगा, मेरे ख्याल में 477 पॉइंट कुछ आएगा, जरा बताइए कितना आएगा। 477.38 और अगर सिग्निफिकेंट फिगर उसने 500 का है, वन सिग्निफिकेंट फिगर में तो ये 500 राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, वन सिग्निफिकेंट फिगर में, वन एसएफ में ये 500 राउंड ऑफ होगा। ठीक है, क्लियर है? आ रही बात समझ में? समझ आ गई आपको बात? बड़ा टेक्निकली इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। हॉरिजॉन्टली तो बराबर हो गया, तालियां बजाओ भाई तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन दो, फिजिक्स कामयाब हो गई। सवाल है वर्टिकली कैसे होगा, सोचने वाली बात है, दिमाग लगाना। एक टॉपिक है बायोन्सी का, तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे फ्लूइड में, लेकिन जाहिर है वेक्टर का क्वेश्चन है तो बीच में उन्होंने बायोन्सी भी डाल दी, तो वो थोड़ा मैं हल्का फुल्का क्लू दे देता हूं ताकि तुम लोग का काम चल जाए। ठीक है, अब जरा सोचो, अब डिटेल में नहीं, सिर्फ हल्का फुल्का सोचो, लॉजिकली सोचो। भाई यहां तक सब हंसी खुशी रह रहे थे और फिर फुप्पो आ गई, आई मीन फुप्पो कौन आ गई समझना। अब समझो भाई, राइट साइड की 260 ने लेफ्ट साइड के एफएक्स को इक्वल कर दिया, बैलेंस कर दिया, सही है, बहुत अच्छी बात है। इस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था क्या, एफ वाई, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, है ना, डाउनवर्ड में एफ वाई। अच्छा, इस बॉय का अपना वेट भी है, वो भी डाउनवर्ड है, कितनी फोर्स हो गई डाउनवर्ड, दो, टू फोर्सेस। तो सवाल है अगर दो फोर्सेस डाउनवर्ड है और बजाहिर अपवर्ड कोई फोर्स नजर नहीं आ रही, तो इस केस में तो इसको तो डूब जाना चाहिए, सिंक कर जाना चाहिए, फ्लोट क्यों कर रहा है, किस खुशी में कर रहा है, इसकी खाला की शादी तो नहीं है, सोचो ना। ऐसी तो मतलब वो फजूल में यहाँ पे फ्लोट तो नहीं कर रहा, ये तो लॉज ऑफ फिजिक्स पे चलती है ना भाई, फिजिक्स तो चलती है लॉज ऑफ नेचर के ऊपर है। तो अगर एक फोर्स ये एफ वाई डाउनवर्ड है, दूसरा इसका वेट भी डाउनवर्ड है, तो और ये दोनों फोर्सेस कान पकड़ के इसको नीचे डुबा रही हैं, तो अपवर्ड कौन सी फोर्स है, ये क्वेश्चन बनता है ना। सवाल आया समझ में, क्वेश्चन आया जी बच्चों? Yes, sir. क्लियर? तो वो अपवर्ड फोर्स कौन सी है, दैट इज कॉल्ड बायंसी, जिसको आप इसी वाई से निकला है, उसे हम BUOYANC कहते हैं, या इसका दूसरा नाम अपथ्रस्ट है। ये पानी, वाटर, लिक्विड लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी जब वेट नीचे एक फोर्स लगा रहा है, ये इसका वेट इस वाटर पर
फोर्स लगा रहा है, तो बदले में वाटर अपवर्ड एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड बायंसी या अपथरस। इसको यू से लिख लें, अपथरस कह लें आप। क्लियर है? आ रही बात समझ में? Yes, sir. लिखिए इसको। So this is the force which is applied by the liquid on the object in upward direction as a result of the weight which is being acted in downward direction. ठीक, लिखो सबके सब। तो कहानी क्या है कि अगर मैं y एक्सिस देखूं, ये तो x एक्सिस था ना, अगर मैं सम ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस देखूं, अभी मैंने अगला सवाल पढ़ा भी नहीं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं दिमाग के अंदर। सो y एक्सिस में बिल्ड करूं तो y एक्सिस में भी तमाम फोर्सेस का सम 0 होगा। सो अपवर्ड, अच्छा ये रुका हुआ है, तो अपवर्ड क्या अपथ्रस्ट, तो अपथ्रस्ट को पॉजिटिव ले लीजिए। डाउनवर्ड कौन कौन सी फोर्स है, एक इसका वेट होगा, होगा नहीं होगा बेटा, तो एक इसका वेट होगा, वेट को नेगेटिव ले लीजिए, एफ वाई को नेगेटिव ले लीजिए, अपथ्रस्ट को पॉजिटिव ले लीजिए। सो अपथ्रस्ट, ठीक है, माइनस वेट माइनस वर्टिकल फोर्स एफ वाई, इन सब का डिफरेंस 0 होगा। या ऐसे सोच लीजिए, या ऐसे सोच लीजिए कि अपथ्रस्ट कहां चला गया, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। सो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट प्लस वर्टिकल फोर्स। क्लियर है? यानी अपथ्रस्ट अपवर्ड है और दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड है, दोनों को इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल कर रही है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर है। ऐसे सोच लीजिए आप। समझ आया? Yes, sir. अब इसका क्वेश्चन देखिए, द बॉय फ्लोट्स ड्यू टू अपथ्रस्ट फ्रॉम द वाटर। देखो पहली बोल दी उसने, ठीक है, समझ आ गई बात। ये रीजन है ना, कोई अपवर्ड तो फोर्स होगी, वो बता रहा है। द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉय 2.9। ये जो जुमला बोला है ना, ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को गौर से देखिएगा। ये सेंटेंस बेसिकली अपथ्रस्ट की इंफॉर्मेशन है। क्यों है, क्या है, मैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना फ्लूइड मैकेनिक्स वाला, तो वहां ये डिटेल में समझाऊंगा। ये डिस्प्लेस का वर्ड कौन लेकर आया है, ये आर्शिमिडिस लेकर आया है। वहां मैं आर्शिमिडिस प्रिंसिपल पे ये बात समझाऊंगा आपको, टेंशन निश्चित, बिल्कुल रिलैक्स होके चले अभी। तो ये अपथ्रस्ट की इंफॉर्मेशन है, अपथ्रस्ट बिहेवियर। कह रहा है डिटरमाइन द वेट ऑफ द बॉय, तो हमने इक्वेशन बनाई थी, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट प्लस एफ वाई। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट प्लस एफ वाई, और हमने बताया था कि एफ एक्स किसके बराबर है, इधर देखिए, एफ एक्स बराबर है एफ साइन थीटा के, और सिमिलरली एफ वाई बराबर होगा एफ कॉस 33 डिग्री के। भाई एक पे साइन लग गया, दूसरे पे कॉस लग जाएगा, फैक्ट है, नहीं तो आप लगा दीजिए ट्रिग्नोमेट्री। तो एफ वाई किसके बराबर होगा, एफ कॉस 33 के। ठीक है, सो अब थ्रस्ट कितना है, 2.9 किलो न्यूटन, सो 2900 न्यूटन। ठीक है, वो वेट पूछ रहा है, तो वेट आपका ये अननोन हो जाएगा, प्लस एफ वाई कितना है, एफ वाई मैंने अभी आपको बताया कितना है, एफ वाई एफ कॉस 33 डिग्री, सो ये हो जाएगा एफ कॉस 33 डिग्री। क्वेश्चन है एफ कितना है, एफ अभी हमने निकाला है 477.38 न्यूटन, वो आप 4 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये 2900 माइनस ये लेफ्ट साइड पे ले आइए उठा के, इसको उठाकर इधर से इधर ले जाइए, सो ये हो जाएगा 477.4 कॉस 33 डिग्री इज इक्वल टू वेट। ठीक है, चलिए बताइए वेट की क्या वैल्यू है। Sir, I got 2499.6. 2499.6, 2499.6 न्यूटन। सो इसको 2500 कर लें आप, 2 SF में इसको राउंड ऑफ कर लें। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. लिख लीजिए इसको, लिख लें तो मुझे बताइएगा। आई एम आस्किंग एवरीवन। अब है मजेदार क्वेश्चन, अब आएगा मजा। द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग पास द बॉय इंक्रीजेस, बड़ी गहरी बात कर रहा है, कह रहा है
कि ये जो स्पीड थी ना इसका, पहले तो मैं ये कंप्लीट कर दूं भाई आप लोग के लिए, वरना आप लोग की कंफ्यूजन। ठीक है, अब आप बताइए, वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ द वाटर वो इंक्रीज हो गई। स्पीड ऑफ द वाटर कहाँ है भाई? स्पीड ऑफ द वाटर ये है, इधर देखिए, इधर देखिए भाई, ये जो पानी बह रहा था ना, ये ऐसे, इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है बच्चों, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? जब स्पीड बढ़ेगी तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बच्चों? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बोलो ना, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब जब वो इंक्रीज होगी तो अब अगला गेम देखो क्या होगा। जब वो इंक्रीज होगी तो देखने से ही पता चल रहा है, मतलब अगर कुछ नहीं भी बोले तो ऐसे ही पता चल रहा है, ये एंगल, ये वाला एंगल इंक्रीज हो जाएगा। इधर देखो, ये ऐसे बंधा हुआ है यूं। अब जब ये फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स इंक्रीज होगी ऐसे, तो इस रस्सी को और टेढ़ा कर देगी, तो ये जो वर्टिकल एंगल है ना ये वाला, ये और इंक्रीज हो जाएगा। देखने से ही पता चल रहा है। यस और नो? Yes, sir. समझ? अच्छा, Yes. मैं इसको वेक्टर बना के भी दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मैं इसको वेक्टर बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है? और ये कोई ऐसा मसले वाली चीज भी नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, इसको आप देखिए, ठीक है? तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि थीटा इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा। सो ये वाला वेक्टर थीटा इंक्रीज हो जाएगा। अब थीटा इंक्रीज होगा तो थीटा के इंक्रीज होने से क्या होगा, इस बात को समझना, ठीक है? तो थीटा के इंक्रीज होने से फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है? जब थीटा का इंक्रीज होगा तो अगला सवाल क्या कह रहे हैं कि एफ पे क्या फर्क पड़ेगा? एफ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्या फर्क पड़ेगा? जी जनाब, देखिए सुनिए, जब ये थीटा इंक्रीज होगा, मान लीजिए, तो थीटा इंक्रीज होने का मतलब ये होगा कि ये फोर्स अब यहां नहीं यहां कहीं होगी। यस और नो? होगी या नहीं होगी बताइए? Yes, sir. ये थीटा, ये वाला एंगल आपका इंक्रीज होगा, ये न्यू थीटा है। अब जब थीटा इंक्रीज होगा बच्चों, तो जाहिर है, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं और वो कर दूं, तो इसको मैं और थोड़ा तमीज से बना देते हैं भाई, ठीक है? आपका थीटा इंक्रीज हो गया, ठीक है? अब आप बताइए, जब आपका थीटा इंक्रीज हुआ, तो पहले अगर मैं इस पुराने वेक्टर की बात करूं, ये पुराना वाला वेक्टर की बात करूं, तो अगर ये पहले इसका कंपोनेंट अगर यहां तक आ रहा था और इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहां तक आ रहा था, सो अब जो नया थी, जो थीटा ये यहां तक बढ़ गया, थीटा इंक्रीज हो गया, सो थीटा के इंक्रीज होने से अब जो नया वेक्टर आएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां तक आएगा, इसकी सीध तक आएगा। यस और नो? देखिए, सबसे पहले ये फोर्स आपकी यहां पर मौजूद है, ये एंगल थीटा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है? अच्छा, अब अगर सोचिए, समझने की बात कीजिए, अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, हॉरिजॉन्टल फोर्स की, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर मौजूद है, ये थीटा इधर मौजूद है, ये एफ है। ये फोर्स, ये एफ बना कैसे? ये एफ के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इसका एफ वाई है और एक कंपोनेंट इसका क्या है भाई, बोलो? एफ एक्स है कि नहीं? इस एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर करूं और इस पे स्क्वायर रूट लूं तो ये एफ देगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है। समझ आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है जी, सबके क्लियर है? सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ये सिनेरियो है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। जब हॉरिजॉन्टल फोर्स को बढ़ा दिया, कैसे बढ़ाया? ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ये थी ना, ये जो वाटर लगा रहा था राइट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही थी हॉरिजॉन्टल, यही थी ना जो इंक्रीज हो गई। कैसे इंक्रीज हुई? पानी का फ्लो तेज हो गया, वाटर का फ्लो तेज हुआ, ये फोर्स बढ़ गई। अब जब ये राइट वाली फोर्स बढ़ेगी तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए लेफ्ट वाली फोर्स भी तो बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, ताकि वो रुक जाए, है ना? सो लेफ्ट पे कौन सी फोर्स है बच्चों? ये जो एफ एक्स थी, अब ये लेफ्ट वाली फोर्स ये क्या हो जाएगी, पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेट से वो इंक्रीज हो गई, इधर कहीं चली गई, ये बड़ा वाला ये एफ एक्स, ये न्यू एफ एक्स है। क्लियर है? समझ आई? Yes, sir. अब यहां से वेक्टर का बॉक्स बनाओ। अब रिजल्टेंट कैसे कनेक्ट करोगे? अब उसी कॉर्नर से रिजल्टेंट स्टार्ट करोगे जी। समझ आ रहा है? अब रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? Yes, sir.
अब बताओ ये थीटा बढ़ा या कम हुआ? इंक्रीज हो गया, बोलो। थीटा इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? Yes. नंबर 2, ये फोर्स पे, इस फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? चूंकि इसके ये फोर्स डिपेंड करता है इन दो के ऊपर, तो चूंकि एफ एक्स इंक्रीज हो गया तो एफ भी तो इंक्रीज होगा। और देखने से भी लग रहा है पता, पहले एफ कहां था? पहले एफ आपका यहां पे था, अब और इंक्रीज होके इधर चला गया, तो एफ भी इंक्रीज होगा, थीटा भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? आ रही Yes. बात समझ में? Yes, sir. क्लियर है? इसमें एक कॉन्सेप्ट है बायंसी का, जाहिर है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, अभी तक आपने पढ़ा नहीं इसलिए मैं उस तरफ जा नहीं रहा, वरना आंसर में उसको भी ऐड करना पड़ेगा। बट फिलहाल आप 2 मार्क्स के लिए खेलें, 1 नंबर बायोन्सी का छोड़ दें, तो 2 मार्क्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा, आपने लिखा पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ इंक्रीजेस। आप लिखें एज सून एज हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या हॉरिजॉन्टल फोर्स इंक्रीजेस, ठीक है, एफ एक्स is also increased, ठीक है, hence according to f is equals to, ठीक है, f would also increase। clear? clear? Yes, sir. in the other, जी बोलिए बोलिए बोलिए। Could you What- read the answer? which Answer. one? The one you wrote. As soon as the horizontal force increases, fx is also increased। Thank you, sir. ठीक है, अब अगला सुनो, अगला 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 नेक्स्ट पॉइंट सुनो। थीटा के बारे में क्या, थीटा कैसे आया था? तो बेटा थीटा को जरा देखो, ये थीटा यहां से आया था, ये। सो थीटा के सामने ये क्या था? ये आपका एफ एक्स था, ये भी तो एफ एक्स था कि नहीं? बोलो ना। थीटा ये ना अपोजिट, तो दिस इज अपोजिट, यस और नो? दिस इज एडजेसेंट, तो टेंजेंट थीटा यानी सो का टो याद करो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है? एफ एक्स, ये कितना है? एफ वाई, यही है ना? सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई। क्लियर है? समझ आया? आया? अब देखो, अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, एफ एक्स इंक्रीज हुआ था, न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ, तो इधर भी तो टेंजेंट थीटा बढ़ेगा, टेंजेंट थीटा बढ़ेगा तो अंडरस्टूड है थीटा भी तो बढ़ेगा ना। क्लियर है? Yes, sir. ये बहुत अहम बात है। तो इसका मतलब इन दी अदर हैंड, ठीक है, while tangent theta is equals to fx upon fy, if fx gets increased, tangent theta would also be increased, and so does the theta। क्लियर है? यही उसने सवाल किया था भाई, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, उसने यही क्वेश्चन किया था, ये जो पूछा क्वेश्चन की नब्ज को पकड़ो। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ जिप लाइन कंसिस्ट ऑफ अ केबल फिक्स्ड एट टू, मुश्किल क्वेश्चन है ना, वो मैं करा रहा हूं, आसान क्वेश्चन खुद कर लेना बच्चों, ठीक है, हालांकि एक आध मुश्किल भी देने चाहिए जी। A zip line consists of a cable fixed at 2 points, one higher than the other, ठीक है। A person hangs from a wire attached to a wheel as shown, the wheel can move along the cable, the wheel moves the person along the cable। इस पे व्हील लगा हुआ है और वो इसके साथ मूव कर रहा है। इन द पोजिशन शोन द पर्सन इज एक्सेलरेटिंग, वाह वाह। कंप्लीट द फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम?
Free body diagram is a diagram which is basically called body free diagram. फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जो कि बॉडी फ्री डायग्राम होती है, बॉडी नहीं बनाना, उसमें आपको फोर्सेस बनानी होती है बस। क्लियर है? अब आप देखिए, इसमें मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, कैसे बनाऊंगा देखिए। सबसे पहले तो फोर्सेस ढूंढिए, कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, पढ़िए। कंप्लीट द फ्री बॉडी डायग्राम, कंप्लीट द फ्री बॉडी डायग्राम, blow to show the three forces acting on this person in this position. So पहली जो होगी, जो पहला इसका क्राइटेरिया होगा वो तो भाई इसमें क्या होगा, इसका वेट होगा। आंख बंद करके वेट तो लिखोगे ना बच्चों, कि ये जा रहा है यूं इस डायरेक्शन में, ऐसे जा रहा है ना, तो जब इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो एयर रेजिस्टेंस इस पे यूं एक्ट करेगी बैकवर्ड, समझ रहे हो? ऐसे नहीं जा रहा, ये यूं जा रहा है, यूं, सो एयर रेजिस्टेंस यूं एक्ट करेगी। दिमाग चलाओ, दिमाग, ठीक है बच्चा जमूरा, दिमाग चलाओ। तो सेकंड जो फोर्स होगी, दैट वुड बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, समवेयर इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस, या इसको आप ड्रैग भी कह सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर? Yes, sir. अब अगर Yes. अब सुनना सुनना, ये दो फोर्सेस, अगर ये सिर्फ दो फोर्सेस ही होती ना, तो इन दो फोर्सेस का सिर्फ दिमाग लगाओ। अभी मैं थर्ड फोर्स पे नहीं जा रहा, मैं थर्ड फोर्स तुम्हें सोचवाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम सोचो कि थर्ड फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ये सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मान ले कि सिर्फ ये दो फोर्सेस हैं, और मैं आपसे कहूं कि इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालिए, तो मैंने आपको शुरू में एक जुगाड़ बताई थी, शॉर्टकट तरीका बताया था कि अगर दो वेक्टर हो, उनकी टेल से टेल मिली हो, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में लाई करता है। याद है? याद? सही थी। Yeah. अब इधर देखो, ये दो वेक्टर्स हैं, एक एयर रेजिस्टेंस, दूसरा वेट है, तो इनका रिजल्टेंट कहां लाई करेगा? तो बच्चा इनका रिजल्टेंट इनके बीच में ही लाई करेगा। कैसे? अभी बताते हैं, ठीक है? तो इनका रिजल्टेंट कुछ यूं लाई करेगा, ठीक है भाई? तो इनका जो जो भी रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में लाई करेगा, समझे? इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में लाई करेगा, ठीक है? अब सोचो, सोचो, दिमाग लगाओ। ये जो रिजल्टेंट इन दोनों का होगा, ये क्या करेगा? इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगा। यानी अगर मैं इस फोर्स को हटा दूं, इसको भी हटा दूं, तो ये वाला रिजल्टेंट, ठीक है, इन दोनों का मिलके काम करेगा, ठीक है? यानी उस बंदे को इस डायरेक्शन में खींचेगा, तभी तो बंदा टेढ़ा है। आप देखो ना, बंदा इस डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि उस पर रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। सही है? क्लियर है? Yes, sir. लेकिन अब सोचो, इसको तो गिर जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट तो ऐसे खींच रहा है, तो इसे तो नीचे गिर जाना चाहिए। ये गिर क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं नीचे गिर रहा? इसलिए कि जब ये गिरने की ऐसे कोशिश कर रहा है, तो ये जो व्हील है, ये व्हील बेसिकली ऐसे है, और बेसिकली ये वायर के ऐसे ऊपर है। तो वायर इस व्हील पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहा है। वो है थर्ड फोर्स, जो इस रिजल्टेंट को बैलेंस कर रही है। दैट इज द थर्ड फोर्स। आ रही समझ में बात? Yes, sir. अब इसको रिमूव करो, ये किसी काम की नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाई थी। ये है तीन फोर्सेस, आई दिमाग में? तो इसको कहेंगे फोर्स फ्रॉम द वायर ऑन द व्हील। समझ आई? बहुत सोचना। ठीक, चलूं आगे। दो क्वेश्चन तमीज से कर लो, 25 क्वेश्चन खुद कर लोगे, टेंशन नहीं होगी, ठीक? अब आ जाओ इधर। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, द टेंशन इन द केबल इज 1200 न्यूटन।
ये रहा, ठीक है। एंड द एंगल फॉर्म बाय द केबल इज दिस, इसमें भी टेंशन 1200, यानी कि बंदा इधर है, ऐसे है, इधर भी टेंशन 1200 है, इधर भी टेंशन 1200 है, ये है, और इनके दरमियान एंगल 144 डिग्री बन रहा है। सेट है, ठीक है। जी बच्चा पार्टी, जी सर। अब सुनिए, अब वो सवाल क्या कर रहा है, शो बाय कैलकुलेशन दैट द रिजल्टेंट ऑन द व्हील फ्रॉम द केबल इज 740 न्यूटन। बच्चों वाला सवाल है, याद करो, मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट बताया था, मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर्स के टेल से टेल मिले हो, यहां देखो, ये दो वेक्टर्स के टेल से टेल मिले हो तो रिजल्टेंट डायरेक्ट निकालने का शॉर्टकट बताया था, याद करो, मैंने बताया था कोसाइन लॉ अप्लाई करो, डायरेक्ट डायरेक्ट कोसाइन लॉ अप्लाई करो विद पॉजिटिव साइन। क्या बताया था, ये इसको वेक्टर 1 कर दो, इसको वेक्टर 2 कर दो, ये एंगल बिटवीन वेक्टर 1 और 2 है, तो वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर 1 टाइम्स वेक्टर 2 टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम प्लस वेक्टर 2 का स्क्वायर। याद है, बताया था मैंने, शॉर्टकट बताया था, Yes. याद है। दो वेक्टर के टेल से टेल मिले हो तो रिजल्टेंट डायरेक्ट निकाल सकते हो, वेक्टर 1 पूरा कोसाइन लॉ लगेगा, पूरा कोसाइन लॉ लगेगा, ठीक है, लेकिन विद पॉजिटिव साइन। अच्छा थ्योरेटिकली तो ये, अच्छा जरा देखो, ठीक है भाई, अब इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए इन दोनों का, समझ आया आपको, ये इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, होगा, ये जो व्हील पर, यानी वायर जो है वो व्हील व्हील पे अपर डायरेक्शन में लगा रहा होगा, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, ठीक है। ये जो आर है, ये फोर्स exerted by wire on the wheel, क्लियर है, ये रिजल्टेंट है। और अगर कोई कहे सर मुझे ये तरीका समझ में नहीं आया, ये मैं मिस कर गया, तो भाई यहां पर ये ट्रायंगल ले लो, इसमें कोसाइन लॉ या साइन लॉ लगा लो, वहां से भी आ जाएगा। अगर किसी को वो चीज समझनी, ऐसे समझ लो भाई, कैसे, ये 144 डिग्री है, वो भी 144 हो जाएगा अपोजिट, सो 144 प्लस 144 कितना हुआ, 288 डिग्री, और चार साइड वाली फिगर्स का टोटल एंगल का सम 360 होता है, उसमें से ये 288 निकाल दो, कितना बचेगा बच्चों, बताओ बताओ, 72 डिग्री, ठीक है, बचेगा, तो 72 डिग्री इन दोनों एंड्स का सम होगा, 72 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 36 आएगा, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल भी 36 है और ये वाला एंगल भी 36 है, खत्म कहानी, सेट है। अगर दूसरे मेथड से करना चाह रहे हो तो डन, Yeah. Yes sir. अगर ये 36 हो गया, ठीक है, और ये वाला ये 1200 है, ठीक है, और ये सामने वाला ये भी 1200 है, और ये 36 है, अभी भी रिजल्टेंट आ जाएगा, कोसाइन लॉ लगा लो। अब रिजल्टेंट कैसे लगाओगे, अब रिजल्टेंट लगाने के लिए क्या करोगे, वही वेक्टर 1 का स्क्वायर, अब कोसाइन लॉ लगाओगे नेगेटिव साइन वाला, और cos 36 लिखोगे, अब ये लगाओगे, ये शॉर्टकट था, ये तुम्हें पूरी डायग्राम बनानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्लियर है, दोनों तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम कर रहे हैं शॉर्टकट वाला मेथड अप्लाई, दिमाग भी चलाना है, सो वेक्टर 1 1200 का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 प्लस 2 टाइम्स 100 टाइम्स 1200 टाइम्स कॉस ऑफ कितना डिग्री आएगा ऊपर वाले केस में, ये पूरा पूरा 144 आएगा, और ये वाला करता तो इसमें 36 आता, इस वाले में 144 आएगा, सही है, और इस पे प्लस का क्या होगा, 1200 का स्क्वायर। जी भाई बताइए क्या आंसर है, 741 पॉइंट कितना आ रहा है, 6 4
7.64, ठीक है। अब इसको वो कह रहा है कि राउंड ऑफ कर लें टू सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 740 न्यूटन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है हमें, वो जितने बोल रहा है भाई कर दीजिए, सही है, मसला खत्म। देयर इज अ फोर्स ऑन द व्हील फ्रॉम वायर, ठीक है, 800 न्यूटन, ठीक है भाई। देयर इज अ फोर्स ऑन द व्हील फ्रॉम वायर 800 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, एक फोर्स तो चले आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया इस डायरेक्शन में, चलिए अब मैं उधर बनाता हूं, ठीक है। एक फोर्स तो हमने इसका इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। पढ़िए, एक फोर्स हमने निकाल दी, ऐसे रिजल्टेंट निकाल दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये कितनी निकाली हमने, निकाली 741.64 न्यूटन। चलिए तालियां बजाइए, ये हमने निकाल ली। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए, ठीक है। देयर इज अ फोर्स ऑन द व्हील फ्रॉम वायर 800 न्यूटन, ठीक। 800 न्यूटन की एक और फोर्स है, किसके ऊपर, व्हील के ऊपर, वायर से, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द फोर्स फ्रॉम द केबल, जो भी हमने निकाली है, ठीक है, एंड द 800 न्यूटन फोर्स फ्रॉम द वायर इज 150 डिग्री। यानी वो ये कह रहा है कि बच्चों ये जो फोर्स हमारी आई है ना 741.64, इसमें और एक और फोर्स जो व्हील, जो वायर, ये वाला वायर इस व्हील पे लगा रहा है, इस पे, इन, यानी कि अब जो नई फोर्स बना रहा हूं मैं, वो फोर्स यहां भी हो सकती है, वो फोर्स यहां भी हो सकती है, वो फोर्स यहां भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। यानी वो फोर्स जो ये वायर व्हील पे लगा रहा है, उस फोर्स की बात हो रही है जो ब्लू कलर वाली शो कर रहा हूं। ये कह रहा है कि इस पिंक वाली फोर्स में, यानी 740 वाली फोर्स में, और ये जो ब्लू वाली फोर्स है, इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो कितना बताया है उसने, वो एंगल कितना बताया, वो 150 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। अब सुनो कैसे बनाएंगे इसको। अब इसको रैंडम कोई भी डायरेक्शन दे देता हूं मैं, ठीक है। वो 150 डिग्री कह रहा है। अब 150 डिग्री कितना होगा, 90 से ज्यादा होगा, 180 के करीब होगा। इसका मतलब है कि अगर ये एक फोर्स है और इसका एक्सिस मैं ये बताता हूं कि इसका ये एक्सिस है, फर्ज करो इस फोर्स का एक्सिस ये वाला है, मान लो, ठीक है। तो ये पूरा 180 डिग्री है, तो वो जो फोर्स होगी ना, अगर मैं उस फोर्स को बनाना शुरू करूं, यहां से कहीं से बनाना शुरू करूं, तो वो तकरीबन वो फोर्स यहां कहीं बनेगी आके, बनेगी नहीं बनेगी, यहां बनेगी, या चलो चलो अगर मैं यहां नहीं बनाता तो वो हो सकता है वो थोड़ा सा सीधा कहीं पे बन जाए, ठीक है। आ रही समझ में बात, यानी ये पूरा एंगल 150 डिग्री का है, और वो जो नई फोर्स है वो 800 न्यूटन की इधर कहीं होगी, ये कह रहा है पेपर में, पढ़ो इसको, पढ़ो, ठीक है। द एंगल बिटवीन फोर्स फ्रॉम द केबल एंड द 800 न्यूटन फोर्स ऑफ द वायर इज 150 डिग्री। यानी एक फोर्स ये वाली हो गई, एक फोर्स हमारी जो है वो ये वाली हो गई, ये कितनी थी, कितनी निकाली थी हमने, 741.64 न्यूटन। और एक फोर्स हमारी कौन सी हो गई, वो जो डाउनवर्ड है वो हो गई। ये फोर्स हमें कितना उसने बोला है, 800 बोला है, और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बोला है, 150 डिग्री। क्लियर है भाई, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बोला है, 150 डिग्री बोला है, ठीक है। कह रहा है कि अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। कैसे निकालोगे भाई, वही डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करके देखो, इनका रिजल्टेंट कहां होगा, इनके बीच में कहीं होगा। आप चाहे तो वो डायग्राम बना लें, ठीक है। कैसे बनाएंगे भाई डायग्राम, कोई पैरेललोग्राम लॉ देख लें। तो रिजल्टेंट आपका कहां आएगा, आपका रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर रिजल्टेंट। क्लियर है, आज वो रिजल्टेंट निकालने की बात कर रहा है, तो आप शॉर्टकट अप्लाई करो। शॉर्टकट में रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, दो वेक्टर गिवन थे तो स्क्वायर रूट लो, तो वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर 1 वेक्टर 2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर 1 2 प्लस वेक्टर 2 का स्क्वायर, ये शॉर्टकट है। सो वेक्टर 1 741, इसका 741
1.64 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 741.64 इंटू ये 800, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ कितना डिग्री है 150 डिग्री प्लस वेक्टर 2 यानी 800 का स्क्वायर, ये वेक्टर 2 है, ये वेक्टर 1 है, ठीक है भाई। और इस पे पूरे पे लगा दो क्या स्क्वायर रूट, ठीक है। चलो बताओ आंसर क्या आ रहा है, जी बच्चा पार्टी आंसर बता दो। Sir, I got 402.96. 402.96 न्यूटन। और उसने बोला है अगर इसको, जो वन सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो अगर वन सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करें तो 400 न्यूटन आना चाहिए। सेट है बच्चों।